सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कल की क्लास में हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब क्या समझा था कि भाई कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन वगैरह से लिए गए मतलब उत्पाद उठा उठा लिए जाते हैं और उनसे तैयार जो खाद्य पदार्थ उनको कुशलता पूर्वक उपभोक्ताओं तक या एंड यूजर तक पहुंचाया जाता है। तो दो पार्ट है उसके। ये प्रोसेसिंग यूनिट है जो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोसेस हो रहा है यहाँ। तो ये प्रोसेसिंग यूनिट को फार्म से कच्चा माल उठाना है। तो प्रोसेसिंग यूनिट से पहले वाले जो स्टेज होते हैं वो अपस्ट्रीम में आता है। ये अपने आप में मिड स्ट्रीम है खुद। आपकी सिलेबस में मिड स्ट्रीम नहीं लिखा हुआ है, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। यूनिट खुद अपने आप में क्या होती है, मिड स्ट्रीम होती है। पेट्रोलियम फील्ड में भी इसका इस्तेमाल होता है। जो कंपनियां ऑयल निकालती है, कच्चा तेल निकालती है, वो अपस्ट्रीम पेट्रोलियम कंपनियां कहलाती है। जो सागर वगैरह से जहां भी पेट्रोल मतलब वो है कच्चा तेल, उसको निकालने वाली जो कंपनियां हैं, कच्चा तेल यहाँ पे समझ, यहाँ से कच्चा तेल उठा रहे हो, ये रिफाइनरी है। जामनगर रिलायंस की जो रिफाइनरी है वो प्रोसेस कर रही है उसको, कच्चे तेल को। फिर ये वाला तेल निकल रहा है जिसको हम गाड़ी में यूज करते हैं, वो एक आइटम हो गया। तो रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी मिड स्ट्रीम कम, उसने ये तेल बना दिया। और ये पेट्रोल पंप वाली जो कंपनियां हैं जहाँ पेट्रोल भरवाते हैं, ये डाउन स्ट्रीम कंपनी। ओएनजीसी वगैरह क्या है, अपस्ट्रीम में आती है। KG6 बेसेन और जहां से भी ये निकालते हैं, ओएनजीसी पेट्रोल एक्सट्रैक्शन के अंदर है ना ज्यादा। अच्छा, एक कंपनी तीनों जगह पर भी हो सकती है, मतलब वो डाउन स्ट्रीम में भी हो सकती है, मिड में भी हो सकती है। रिलायंस के अपने पेट्रोल पंप भी हैं, रिलायंस वाले, तो वो डाउन स्ट्रीम में भी काम कर रही है, मिड स्ट्रीम में भी काम कर रही है, अप स्ट्रीम में भी है। तो वो उनके ऊपर है ना, मतलब कि वो कहाँ कहाँ पे जाना पसंद करते हैं। एक कंपनी टायर भी बना सकती है तो गाड़ी भी बना सकती है, उसकी इच्छा है। एक कंपनी खेती भी कर सकती है, उससे आटा भी बना सकती है, उससे ब्रेड भी बना सकती है। लेकिन ये वैसे अच्छा नहीं होता है, मतलब इससे केंद्रीकरण हो जाता है, डेवलपमेंट केंद्रित हो जाता है। अलग अलग स्टेजेज अलग अलग लोगों के पास हो तो समावेशी विकास होता है, विकेंद्रित विकास होता है। हमारा टॉपिक फिलहाल वो नहीं है। तो ये मिड स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है, इससे पीछे की जितनी भी अवस्थाएं हैं, और ये इसी का पार्ट है। मतलब इसने इसको पैदा किया, ये इसी का पार्ट है। तो मैंने यहाँ अप स्ट्रीम में इसको थोड़ी कवर किया, डाउन स्ट्रीम में भी कवर नहीं किया, ये तो इसका आइटम है। अब ये आइटम जाएगा होलसेलर के पास, जो थोक विक्रेता होते हैं, उनसे नीचे रिटेलर, खुदरा विक्रेता जुड़े होते हैं, और खुदरा विक्रेता उस सामान को कहाँ पहुंचाते हैं, कंज्यूमर। जो मैं पढ़ के आया हूँ वो अपस्ट्रीम है, मैं मिड स्ट्रीम हूँ, और मेरा आपके साथ जो ये संवाद हो रहा है, जिसमें ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिससे मुझे आप सुन रहे हो, ये सब डाउन स्ट्रीम के अंदर आता है। जहां मैं आपको अपनी बात पहुंचा, ये डाउन स्ट्रीम हो। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ऐसे बनते हैं। और बीच में मैंने दो और बनाए, दो बार मेंस में सवाल आए, उनको हम देखेंगे। तो कुल मिला के ये है, फार्म टू फोर्क है, लेकिन ये फार्म टू फोर्क सीधा नहीं है, ऐसे ऐसे चल रहा है, राइट। इस तरह की बात। अब क्या हुआ कि एक बार ये आया था 2015 के मेंस में कि ई कॉमर्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कैसे सुधार कर सकता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इसलिए मैंने एक ई कॉमर्स का बनाया, तो मैंने एक एग्जांपल ब्लिंकिट का दे दिया। अब आप
जो भी कंपनी को अपना सामान बेचना हो ब्लिंकिट पे दिखा रही है, उसे उस प्लेटफॉर्म पे शो कर रही है, और कंज्यूमर भी उस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, और ये सीधे कनेक्ट हो गए। तो डाउन स्ट्रीम वाली जो सप्लाई चेन, ध्यान दें इस बात पर, डाउन स्ट्रीम वाली जो सप्लाई चेन है वो छोटी हो गई है, छोटी हो गई। ये लोग हट गए, डायरेक्ट इनकी मुलाकात हो गई कंज्यूमर की इस फूड आइटम के साथ ई कॉमर्स के माध्यम से। तो उसमें उत्तर में क्या लिखना था, उसमें मतलब जो सिलेबस में वर्ड आ रहे हैं उनको डालना बहुत जरूरी होता है अगर कोई ऐसा संदर्भ बन जाए। उन्होंने पूछा ई कॉमर्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कैसे सुधार कर सकता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के। तो आपको लिखना चाहिए कि ये डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सुधार करेगा, और इसके माध्यम से थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं के लंबे जाल से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बच सकते हैं। वो ई कॉमर्स के माध्यम से अपने उत्पादों को डिस्प्ले कर सकता है, और उपभोक्ता सीधा कंपनी से ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना सामान खरीद सकते हैं। इससे बिचौलियों की संख्या कम हो जाएगी, कमीशन वगैरह की समस्याएं कम हो जाएगी, और उपभोक्ता को भी सस्ता पड़ेगा, और कंपनी भी सीधा उनसे संपर्क करता है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि ई कॉमर्स खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सहायक हो सकता है। 150 वर्ड्स कैटेगरी में आया था, जिसके 2 भाग थे। पहले भाग में कुछ और था, और दूसरे भाग में ये लिखा हुआ था कि ई कॉमर्स किस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सुधार कर सकते। तो फिर आपको टुकड़े करके बताना पड़ेगा वहां पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी कौन सा पार्ट, डाउन स्ट्रीम, नीचे की तरफ, राइट। एक बार ये आया 15 में, उसके कुछ वर्षों बाद 2 या 3 साल बाद इस पर आ गया। सुपरमार्केट से आप क्या समझते हैं, और सुपरमार्केट किस प्रकार से बिचौलियों की संख्या को कम कर सकता है। कृषि 3 चीजें लिखी उन्होंने, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फूड आइटम्स। फूड आइटम बोल के वो इस उद्योग की तरफ इशारा कर रहा है ये। तो ये टॉपिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बियॉन्ड पूछ लिया यूपीएससी ने, क्योंकि ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नहीं है, ये 2 आइटम, इससे किसान जुड़ रहे हैं मतलब। और इससे उत्पादक ये एफपीआई जुड़ रहा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जुड़ रहा है। तो उसने 2 टॉपिक्स कंबाइन कर दिए एक। यही तो आपको क्या कहता हूँ कि सवाल समझना बहुत जरूरी होता है, क्या पूछ रहा है। तो उसने सुपरमार्केट के बारे में पूछा, फिर कहा कि ये बाजार इन वस्तुओं के मार्केटिंग में बिचौलियों की संख्या को किस प्रकार कम करते हैं। सुपरमार्केट, सुपर बाजार भौतिक होते हैं ना, ये वर्चुअल है, ये भौतिक है। बड़ा सा मॉल बना दिया, भौतिक हो गया ना, वहां पे कंज्यूमर इस सुपरमार्केट में जाते हैं, इसलिए मैंने इसको भी बनाया है यहाँ पे। कंज्यूमर को यहाँ भेज रहा हूं मैं सुपर बाजार के। जैसे ये सुपर बाजार हो, तो यहाँ तो आप कोई भी चीज लोगे तो उसको देख के लोगे, टच करके लोगे, उसको रियल में फील करके लोगे, घूमोगे, देखोगे। यही होता है ना, ई कॉमर्स में केवल उसके पिक्चर दिखते हैं ना, वर्चुअल नजर आता है, और ये भौतिक हो गया सुपर बाजार। तो अगर सुपर बाजार है तो भी तो बिचौलिया कम हो रहे हैं। तो आपको बस एक चीज एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ेगी, इस डायग्राम के अंदर ये नहीं है फ्रूट्स और वेजिटेबल,
क्योंकि हम किसान नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल फूड आइटम और एफपीआई पढ़ रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं। लेकिन किसान यहाँ पर दिख रहे हैं, देखो फार्म का मतलब क्या है, किसान ही तो है। अगर आप जो इस डायग्राम में हमें नहीं करना है, तो वो उत्तर लिखते समय आपको दिखाना पड़ेगा कि किसान अगर सुपर बाजार से सीधे जुड़ जाएं, जिससे ये फार्म इससे भी कनेक्ट हो जाए। डायग्राम को बिगाड़ना नहीं, मैं इसको मिटाऊंगा थोड़ी देर, केवल दिखा रहा हूं आपको। तो ये फार्म के जो सामान है वो यहाँ पर आ गए सुपरमार्केट के अंदर। तो मंडी, बिचौलिया, मंडियों के व्यापारी जो हमने पढ़े थे एपीएमसी एक्ट में, वो सब खत्म हो गए ना। कोई डायरेक्ट कंज्यूमर यहाँ जा रहा है और किसान यहाँ पर जा रहा है। सुपर बाजार ने एक सेक्शन बना दिया है, जो बड़ा सा मॉल है उसमें पूरा का पूरा ही इससे भी 10 गुना बड़ा हॉल है, उसको केवल एग्रीकल्चरल सामानों के लिए रखा है। जैसे हम ये मार्केट जैसे यहाँ पे कल लगा होगा, शुक्रवार का बाजार लगता है यहाँ, जिसमें बाजार के नाम पे मेरे को तो ज्यादातर सब्जियां ही नजर आती है, टमाटर, आलू, मिर्ची और यही दिख नजर आते हैं। तो ये वाला मार्केट मतलब एक मॉल हो जाए जिसमें ना तो धूल आ रही है, तो एयर कंडीशनड वातावरण है, और उसके अंदर लोग बाइंग कर रहे हैं। बाइंग वातावरण भी तो अच्छा होना चाहिए, मतलब फील भी अच्छी होनी चाहिए ना। सुपर बाजारों में खासियत और क्या होती है कि उसमें कई तरह के बच्चों के लिए भी गेम्स होते हैं, उसमें मूवी भी देख सकते हो, वहां पर मूवी थिएटर भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है वहां पर। स्विमिंग पूल भी हो सकता है, उस वहां पर झूले वगैरह हो सकते हैं अच्छे अच्छे। हर तरह से बड़े बड़े रेस्टोरेंट, जितने भी फूड कोर्ट बना दिया पूरा का पूरा ही। इनका बिल्डर्स का काम क्या होता है कि पहले पूरा उसका मैप बनाते हैं, फिर बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। स्टारबक्स से जाके मिलेंगे कि सर हमारा ये प्रोजेक्ट आप वहां पे ओपन करिए। स्टारबक्स ने हाँ बोल दी, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो फिर किसी और कंपनी के पास जाएंगे तो उसकी मार्केटिंग करेंगे कि स्टारबक्स से हमारा ऑलरेडी डील हो चुका है। मैकडोनाल्ड से मिलेंगे, फिर मैकडोनाल्ड भी वहां पर आ गया। लोग क्या खाते पीते हैं, वो सारे बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट्स वहां पर पहुंच गए। मूवी थिएटर वहां पर शानदार लग्जरी वाला हर तरह के मूवी थिएटर, अलग अलग वेराइटी के वहां पर डेवलप हो गए। बच्चों के गेम्स वहां पर डेवलप कर दिए, स्विमिंग पूल वहां पे बना दिया। तो वन पॉइंट सोल्यूशन हो गया ना सुपर मार्केट, कि आप फैमिली में कोई आदमी ये नहीं बोल सकता कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो उसमें जो बच्चे जा रहे हैं तो उनका भी वहां पर सेटिंग है कि वहां जाके झूले भी झूल सकते हैं, और वाटर पार्क भी उसके पास में हो मान लो, या उसी के अंदर इतना बड़ा एरिया बनाया गया कि उसमें वाटर पार्क भी है। तो जिनको तैरना है, पानी के साथ खेलना है, स्नो वाला भी डेवलप कर दिया। जो एरिया में आइस नहीं जमता वहां भी आइस जमा के उसके अंदर भी खेलने का प्रोग्राम बना दिया। और जिस भी रेस्टोरेंट का खाना खाना, सारे वहां पर, हल्दीराम से लेकर सारे रेस्टोरेंट्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो एक ही साइड में आपको जाना है, और कपड़े खरीदने, ये खरीदना, सब्जी लेनी, जो भी लेना, सब सामान वहां पर। अब बकायदा डिस्काउंट्स और कम पैसे के अंदर सामान अवेलेबल और सारी सुविधाएं हैं। तो किसान अगर सुपर बाजार से कांटेक्ट करे कि भाई मैं अपनी वेजिटेबल्स पहुंचाऊंगा सीधी है, तो मंडियों के झंझट से बाहर हो जाएगा। कंज्यूमर को ज्यादा ताजा फल और सब्जी मिलेंगे, और बिचौलियों की लंबी श्रृंखला का एंड हो जाएगा। एक बिचौलिया रहेगा केवल, ये और समझना है। आप ये मत कर देना कि बिचौलिया खत्म हो जाएंगे, ये भी एक बिचौलिया है और ये भी एक बिचौलिया है। कि सुपरमार्केट एक प्लेटफॉर्म हो गया ना, उसने बोला कि मैं रख दूंगा आपकी सब्जी यहाँ, लेकिन आपको हमें कुछ देना पड़ेगा। तो वो भी बिचौलिया बन गया ना एक तरीके से। सुपर बाजार अपने आप में क्या बन गया, एक बिचौलिया बन गया। ब्लिंकिट वगैरह कोई भी, वो भी तो अपने आप में एक बिचौलिया है। ऐसे ही सेलर्स को वहां पे दिखा देते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं ना वो लोग। ओला, उबर, ये सब क्या है, अर्बन
ये सब क्या है? ये भी बिचौलियां हैं। जोमेटो क्या है? एक बिचौलिया है। हाँ, जोमेटो अपने कुछ चलाने लगा है, अपने प्रोडक्ट्स और ये सारी चीजें। आपने पिछले दिनों पढ़ा हो कि जोमेटो ने कहा है कि विदेशी निवेश की सीमा उसके यहाँ उसकी कंपनी में मतलब मेजोरिटी से नीचे रहेगी। मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगा कि उसने ये बात क्यों